हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं करंट अफेयर्स के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स जो भी अक्टूबर मंथ में हुए हैं, पिछले महीने के सारे करंट इवेंट्स को जो इम्पॉर्टेंट है उन सारों को इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया जाएगा। इस लेक्चर में आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इस लेक्चर की पीडीएफ और जो पुराने लेक्चर्स हैं उन सब की पीडीएफ आपको जेके सिविल सर्विसेज की ऐप पे मिलेगी। वहाँ पे हर एक कोर्स अवेलेबल है। ऐप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो की इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके सारे का सारा सिलेबस पढ़िए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं with the first question. Which of the following country has won FIBA Women's Basketball World Cup 2022? तो कौन सी कंट्री है जिसने फीबा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो जीता है बास्केटबॉल में? तो इसका आंसर है पार्ट बी, अमेरिका ने जीता है इस बार का 2022 का वर्ल्ड कप इन बास्केटबॉल। और एक चीज़ बता दूं आपको कि अमेरिका ने जो ये वर्ल्ड कप जीता है बास्केटबॉल में, ये 11th टाइम उन्होंने वर्ल्ड कप का टाइटल जो है वो जीता है, 11th टाइम है। और वो मोस्ट डोमिनेंट टीम एवर के खिताब से भी उसको नवाजा गया है। और ये जो वर्ल्ड कप हुआ है तो ये कहाँ पे हुआ है? ये सिडनी में हुआ था। ठीक है, ये सिडनी में हुआ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ पे ये वर्ल्ड कप हुआ और 19th एडिशन था इसका। इस वर्ल्ड कप का ये 19th एडिशन हुआ है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, जिसको जीता है अमेरिका ने। और किसको हराया है इसमें? चाइना को। चाइना को सरपास करके अमेरिका ने ये वर्ल्ड कप जीता है जो कि 11th टाइम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which city has been named second cleanest city of the country? So बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए कि इंडिया की जो सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है वो कौन सी है? तो इसका आंसर है पार्ट बी, सूरत। ठीक है, सूरत सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है। फर्स्ट जो है वो इंदौर है, इंदौर फर्स्ट है जो कि पार्ट ए में बताया गया है। इंदौर फर्स्ट है, सेकंड सूरत है और थर्ड नंबर पे जो सिटी है वो है नवी मुंबई जो है महाराष्ट्र में। सूरत है गुजरात में, इंदौर है मध्य प्रदेश में और नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि किसने इसको नंबरिंग दी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का जो सर्वे है उसमें ये बताया गया। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण किसके अंडर होता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसको ये भी कहा जाता है, महुआ भी इसको कहा जाता है। तो सेकंड कौन है? सूरत है, फर्स्ट नंबर पे इंदौर है, थर्ड पे नवी मुंबई है। ठीक है, और सूरत को ही डायमंड सिटी भी बोला जाता है। ये याद रख लें कि सूरत को डायमंड सिटी भी बोला जाता है। और सूरत कॉन्जिक्यूटिवली थर्ड टाइम, तीसरे साल ये सेकंड नंबर पे आई है इन क्लीननेस। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has won the Changemaker Award at the United Nations Sustainable Development Goals? कौन है जिसने चेंज मेकर अवार्ड जीता है एट द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो इसका आंसर है पार्ट डी। ठीक है, सृष्टि बख्शी। सृष्टि बख्शी ने चेंज मेकर अवार्ड जीता है यूनाइटेड नेशन। इंडिया की वुमेन है और देखो कितनी दूर जाके इन्होंने एक कितना बड़ा अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड इनको किस चीज़ के लिए मिला है? इन्होंने अवेयरनेस ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इनइक्वालिटी के अगेंस्ट इन्होंने एक आवाज़ उठाई है, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इनइक्वालिटी। ये कौन सी जगह में इस बार हुआ था यूनाइटेड नेशन का? तो ये हुआ था जर्मनी बॉन में। जर्मनी बॉन में ये हुआ था। और सृष्टि बख्शी फाउंडर हैं एक मूवमेंट की, क्रॉस बो मूवमेंट, क्रॉस बो माइल्स मूवमेंट एक स्टार्ट की है
उसकी ये फाउंडर हैं सृष्टि बख्शी। तो चलिए आगे देखते हैं। Who has been appointed as new chairman of the Advertising Standards Council of India? ASCI के जो न्यू चेयरमैन हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं NS राजन, इनका आंसर है NS राजन जो हैं वो न्यू चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, जो कि 36th एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई थी उसमें इनको एज ए न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ये पब्लिक रिलेशंस के साथ बेसिकली डील करते हैं NS राजन, और ये डायरेक्टर ऑफ अगस्त वन पार्टनर्स LLP भी हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि वाइस चेयरमैन जो बनी है ASCI की, वो है सुघाता गुप्ता, ठीक है, वो बनी है वाइस चेयरमैन, जो कि MD एंड CEO ऑफ मैरिको लिमिटेड हैं। समझ में आ गया। जो चेयरमैन बने हैं वो है NS राजन, और जो वाइस चेयरमैन बनी है वो है सुघाता गुप्ता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as brand ambassador of Hero MotoCorp? तो हीरो मोटोकॉर्प के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं, हीरो कंपनी के वो कौन बने हैं? तो इसका आंसर है एक साउथ इंडियन एक्टर हैं रामचरण। इसका आंसर है रामचरण, साउथ इंडियन एक्टर हैं ये, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हीरो मोटोकॉर्प के। ये एक मूवी आई थी RRR, उसमें दो जो मेन बेसिक कैरेक्टर्स हैं, मेन दो बेसिक हीरो हैं, उनमें से एक है रामचरण, और इनको ही ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। आगे देखते हैं। According to UNICEF report, what % of child marriages can fall down if higher education is provided to girls? तो ये यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आई है, चाइल्ड मैरिजेस जो है वो कम हो सकती है कितने %? 80%। कितने % होगा इसका आंसर? 80% जो है वो चाइल्ड मैरिजेस कम होंगी अगर हायर एजुकेशन दी जाए। और वहीं अगर सेकेंडरी एजुकेशन दी गई, सेकेंडरी एजुकेशन गर्ल्स को दी जाए, तो 66% जो है 66% चाइल्ड मैरिजेस कम होने के आसार हैं, ठीक। यूनिसेफ बेसिकली है क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, जो कि 1950 में बनाया गया था। यूनिसेफ एक, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच्चों के लिए ही सर्वे वगैरह करती है, उनके लिए फंड्स वगैरह इसमें दिए जाते हैं। Which global payment and technology company has launched कार्बन कैलकुलेटर फॉर इंडियन कंज्यूमर्स? तो एक जो हमारी ग्लोबल पेमेंट एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है, पहले आपको पता चल गया यहीं से कि पेमेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी है, ग्लोबल पेमेंट इसमें होती है, ये पता चल गया। और कौन सी कंपनी है जिसने कि कार्बन कैलकुलेटर लॉन्च किया है? तो कार्बन कैलकुलेटर बेसिकली हैं क्या है? ये बेसिकली ये डील करेंगे कि कितनी जो कार्बन है वो जनरेट की गई है किसी पर्सन के द्वारा। तो ये इसका आंसर है पार्ट ए। मास्टर कार्ड जो है उन्होंने ये कार्बन कैलकुलेटर लॉन्च किए हैं। मास्टर कार्ड आपको पता ही है, जो डेबिट कार्ड हैं उनमें या उसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह में मास्टर कार्ड के ही हैं, तो वो एक ग्लोबल पेमेंट टेक्नोलॉजी है। ये जो कार्बन कैलकुलेटर हैं ये बेसिकली क्या दिखाएंगी? ये कार्बन फुटप्रिंट्स बताएंगे कंज्यूमर्स का, जो कि उन्होंने जितना भी उन्होंने परचेज़ किया है उसके ऊपर उनका क्या कार्बन जनरेशन रही है, ये सब कुछ इसमें दिखाया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि मास्टर कार्ड ने एक प्राइसलेस प्लैनेट कोअलिशन भी जो है वो स्टार्ट की है, जो कि कंपेन है 100 मिलियन ट्रीज़ को रीस्टोर करने के लिए एक कंपेन है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। Who has become the first European woman to command इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? फर्स्ट यूरोप की जो महिला हैं वो कौन है जिन्होंने ISS में जो कमांड कर रही हैं ISS को? तो इसका आंसर है समांथा क्रिस्टोफोरेटी। तो ये हैं समांथा क्रिस्टोफोरेटी, ठीक है। और ये फर्स्ट यूरोपियन है, इटली से बिलोंग करती हैं।
जबकि फर्स्ट जो वुमेन, अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन जिन्होंने आईएसएस को कमांड किया है वो है पैगी विल्सन। पैगी विल्सन, ठीक है, ये नासा से हैं जिन्होंने आईएसएस को कमांड किया। ये फर्स्ट वुमेन है। और फर्स्ट यूरोपियन वुमेन की अगर बात करें तो वो है समांथा क्रिस्टोफरेटी, जो कि स्पेस स्टेशन में इस बार सेकंड टाइम गई थी विद अ मिशन मिनर्वा मिशन। मिनर्वा मिशन के थ्रू ये सेकंड टाइम स्पेस में गई हैं। और एक इनका रिकॉर्ड भी है, वुमेन लॉन्गेस्ट स्टे इन स्पेस इनका रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने वाली महिला भी ये बनी है। 199 डेज एंड 16 आवर्स तक ये वहाँ पे रही हैं, लॉन्गेस्ट वुमेन स्टे इन स्पेस। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि ये दुनिया की 5th वुमेन हैं जो कि कमांड कर रही हैं आईएसएस को, ठीक है, दुनिया के 5th वुमेन हैं जो कि आईएसएस को कमांड कर रही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। समांथा क्रिस्टोफरेटी, फर्स्ट यूरोपियन वुमेन और 5th वुमेन ऑफ द वर्ल्ड टू कमांड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। According to Reserve Bank of India, what will be the revised GDP growth rate for the financial year 2023? तो ये एक एस्टीमेट ही दिया गया है कि 2023 में फाइनेंशियल ईयर में कितनी ग्रोथ होगी इंडिया की, जीडीपी ग्रोथ जो होगी वो कितनी होगी। रिजर्व बैंक ने ये बताया है, ये है 7%। 7% तक का एस्टीमेट है कि 2023 में इतनी ग्रोथ इंडिया की होगी। आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च 5G सर्विसेज ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके निकलते हैं। पहला तो ये कि नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च किया है 5G सर्विस, और कब हुआ है, 1 अक्टूबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है और उनसे एक दिन पहले 5G सर्विसेज जो है वो लॉन्च की है। किसने की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और ये कहाँ पे की है? ये है दिल्ली में। दिल्ली राजधानी है तो दिल्ली से ही शुरू हुआ होगा। दिल्ली से ये शुरू हुआ है और भी बहुत बाद में आगे बोला गया कि बाकी बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी ये 5G सर्विसेज बहुत जल्द आने वाली हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेट विल डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क, द अरावली रेंज। ठीक है, किस स्टेट ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क और अरावली रेंज में, अरावली रेंज पता ही होगा आपको कहाँ पे है, ठीक है। अरावली रेंज जो है ये नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में है। दिल्ली से स्टार्ट होती है और ये हरियाणा से गुजरती हुई राजस्थान से, और कहाँ पे ख़त्म होती है? अहमदाबाद इन गुजरात, ठीक है। दिल्ली से शुरू होती हुई इस तरह से है ये, तो अहमदाबाद गुजरात में ये ख़त्म होती है। इसका आंसर जो है, जो कि जंगल सफारी पार्क, जहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जा रहा है अरावली रेंज में, ये कौन सी सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, कौन सी स्टेट द्वारा बनाया जा रहा है? इसका आंसर है हरियाणा। पार्ट बी, ये बन रहा है गुरुग्राम मानसर का जो रीजन है उसमें, जो कि बेसिकली क्या है, फरीदाबाद का जो एरिया है वहाँ पे ये जंगल सफारी पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the rank of India in Global Index 2022? तो भारत का कौन सा रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में? तो ये है 40th रैंक में है आउट ऑफ 132 कंट्री में से 40th रैंक इंडिया का आया है, जो कि पिछले साल 46 था, उससे पिछले साल 81 था, ठीक है। पिछले साल 46 था, उससे पिछले साल 81 था, और कहीं ना कहीं हमने थोड़ा इम्प्रूव किया है इंडिया ने। और इसी ग्लोबल इंडेक्स में जो फर्स्ट नंबर पे कौन है? वो है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है, जो कि कॉन्जिक्यूटिवली 12th टाइम बना है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट आया है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर स्वीडन, फिर यूके, फिर उसके बाद नीदरलैंड, ठीक है। तो ये रहा है इस बार का आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें फर्स्ट आया है स्विट्ज़रलैंड और इंडिया उसमें 40th नंबर पे है। पिछले साल 46 था, उससे पिछले साल 81 था।
चलिए आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ट्रांसलेटेड अवार्ड विनिंग बुक लतासुर गाथा। तो किसने किया है? ईरा पांडे। हिंदी टू इंग्लिश इसको ट्रांसलेट किया है ईरा पांडे ने। और इसके ओरिजिनल राइटर जो हैं वो हैं यतीन्द्र मिश्रा। यतीन्द्र मिश्रा इसके राइटर हैं ओरिजिनल, जिन्होंने इसको हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है ईरा पांडे ने। आगे चलते हैं। Who has been conferred with the नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड 2021? तो इसका आंसर है कुमार शानू। वैसे तो 2019, 20, 21 में दिया गया है, लेकिन अगर 2021 का पूछ रहे हैं तो भी इसमें आंसर आएगा कुमार शानू। पार्ट सी इसका आंसर है, जिसको लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। आगे चलिए। Which states पुलमपारा हैज़ बिकम द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत? जो पुलमपारा ग्राम पंचायत है ये फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत बनी है, तो वो किस स्टेट की बनी है? ये है केरला। केरला की पुलमपारा जो ग्राम पंचायत है वो फर्स्ट डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत बनी है। आपको पता ही है केरला में एजुकेशन जो है वो कितना हाई लेवल पे है, तो वहाँ पे फर्स्ट डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत भी बनी है। केरला की जो टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट का जो ग्राम पंचायत है पुलमपारा, वो डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत बनी है फर्स्ट। आगे देखते हैं। Who has been named as the India's new ambassador to the Republic of Madagascar? मेडागास्कर के जो नए एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? वैसे तो भारत के राजदूत हर एक देश में बनाए जा रहे हैं, और मेडागास्कर में जो बनाए गए हैं वो हैं बंदारू विल्सन बाबू। पार्ट ए इसका आंसर है। ये मेडागास्कर के न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। Who has been appointed as the new chief of defense staff? तो कौन है जो न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं? पहले आपको पता है कि फर्स्ट हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जो CDS जो पोस्ट सबसे पहली बार दी गई थी तो वो विपिन रावत थे। उनका एक जो फ्लाइट क्रैश हो गई थी जिसमें उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद काफ़ी देर तक उनकी जो पोस्ट है वो वेकेंट रही, और उसके बाद अब एट लास्ट अभी न्यू जनरल जो है वो CDS बनाए गए हैं। ये हैं अनिल चौहान जो सेकंड CDS ऑफ इंडिया भी इनको बोला जा सकता है। फर्स्ट जो है वो विपिन रावत थे, अभी के जो हैं वो अनिल चौहान हैं। आगे चलिए। The Uttar Pradesh cabinet has gave a green signal for the development of first tiger reserve in which region? तो उत्तर प्रदेश के किस रीजन में फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है उसको बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है? तो ये है बुंदेलखंड यूपी में। इसी को बोला जाएगा, इसी टाइगर रिजर्व को बोला जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। ओके, और ये फोर्थ है इन चित्रकूट रीजन में जो कि यूपी में है। ये जो बनाया गया है ये किस एक्ट के अंडर बनाया गया है? तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कौन सा 1972 का, उस एक्ट के तहत ये टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड में बनाया जा रहा है। बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है। चलिए आगे। मोहम्मद बिन सलमान हैज़ बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो आपको बता दूं एक बात कि मोहम्मद बिन सलमान एक क्राउन प्रिंस भी हैं, ठीक है। ये उसी कंट्री के क्राउन प्रिंस भी हैं जिसके इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ये एक प्रिंसली स्टेट है, यहाँ पे किंग जो है वो रूल करते हैं, किंग होते हैं, यहाँ के राजा होते हैं। तो ये कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के जो इस वक्त के किंग इन्हीं के पापा हैं, सलमान उनका नाम है, और उनके बेटे ये खुद क्राउन प्रिंस हैं, और यही प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया भी बनाए गए हैं। ओके, सऊदी अरेबिया।
चलिए आगे देखते हैं। Which state has been awarded for adventure tourism and all-round development of tourism? तो कौन सी स्टेट है जिसको अवार्ड दिया गया है, किसके लिए? एडवेंचर टूरिज्म एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। तो इसका आंसर जो है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड पार्ट सी इसका आंसर है। इसी को ये अवार्ड दिया गया है, एडवेंचर टूरिज्म का भी और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। ठीक है, और ये कब अवार्ड दिया गया? 27 सितंबर, जो कि वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है। उसी दिन ये अवार्ड उत्तराखंड को दिया है। और एक चीज़ बोली गई है कि जो इस बार का इंटरनेशनल योगा डे होगा वो ऋषिकेश में होगा, इन उत्तराखंड। ऋषिकेश इन उत्तराखंड में होगा इस बार का इंटरनेशनल योगा डे। एक चीज़ और बता दूं कि उन्होंने एक कॉन्टेस्ट भी बनाया है, कॉन्टेस्ट ऑन टूरिज्म डे, जो कि फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो उसके लिए कॉन्टेस्ट होगा, जिसमें जो उत्तराखंड के अच्छे अच्छे व्यूज़ जो हैं वो दिखाए जाएंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि हिमालय दर्शन बाय हेलीकॉप्टर भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है मसूरी में, उत्तराखंड में ही। तो चलिए आगे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ बीन टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट 2021? तो कौन सी स्टेट है जो कि टॉप डेस्टिनेशन रही है फॉरेन टूरिस्ट के लिए 2021 में आफ्टर कोविड? तो ये है महाराष्ट्र और तमिलनाडु। वैसे तो दोनों ही टॉप रही हैं, लेकिन जो फर्स्ट नंबर पे है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1.26 मिलियन जो टूरिस्ट हैं वो आए हैं, और यहाँ पे तमिलनाडु जो है वो सेकंड नंबर पे रही है विद 1.23 मिलियन टूरिस्ट। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये किसने दी है? यूनियन मिनिस्ट्री रिपोर्ट दी गई है। कब दी थी ये? वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है। और कहाँ पे दी है? एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। और किसने दी है इसको? जो जगदीप धनकर, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनकर, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट को बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Who has been appointed as the Vice President of International Astronautical Federation IAF? तो कौन बने हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन? तो ये है अनिल कुमार। ठीक है, अनिल कुमार पार्ट सी इसका आंसर है। वो इस बार के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं IAF के ड्यूरिंग एनुअल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस में हुई है ये कॉन्फ्रेंस। वहाँ पे जाके इनको वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया गया है। ये करंटली सर्व कर रहे हैं एज एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। IAF जो है, अगर इसकी बात करूं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की बात करूं, तो ये 1951 में स्टार्ट की गई थी, जिसमें 433 टोटल मेंबर्स हैं और 72 जो नेशंस हैं वो इसमें पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अनिल कुमार है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IAF। Who have been appointed as the new Director General of CRPF and ITBP respectively? तो इसमें से, इस क्वेश्चन में से आपके दो क्वेश्चन जो है वो निकल सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF कौन है, ये अलग से भी पूछा जा सकता है, और ITBP कौन है, इन दोनों को अलग अलग से भी पूछा जा सकता है, और साथ में भी पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका आंसर है, ये दोनों IPS ऑफिसर रहे हैं, सुजोय लाल थायोसेन एंड अनिश दयाल सिंह। थायोसेन ही मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। सुजोय लाल थायोसेन एंड अनिश दयाल सिंह। सुजोय लाल थायोसेन जो है ये CRPF के हैं, और इनसे पहले जो CRPF के डायरेक्टर जनरल थे वो थे कुलदीप सिंह। उनके जाने के बाद अब बने हैं थायोसेन जो हैं। और ITBP के पहले जो थे वो थे संजय अरोड़ा, और अब वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपॉइंट कर दिए गए हैं, और उनकी जगह पे अनिश दयाल सिंह जो है वो ITBP के डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आपको और भी पता लग गया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं तो वो कौन है, वो है सुब्रमण्यम। इसका आंसर है पार्ट बी, सुब्रमण्यम। इनका पूरा नाम है BRV सुब्रमण्यम, जो कि IAS रहे हैं 1987 बैच के, छत्तीसगढ़ कैडर के। और ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी रहे हैं BRV सुब्रमण्यम। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं और अब ये वर्क कर रहे हैं, अपॉइंट हुए हैं एज ए सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, BRV सुब्रमण्यम। चलिए आगे। Which states Mamlu Cave has been listed at UNESCO's first 100 IUGS geological sites। तो कौन सी स्टेट है जिसकी ममलू केव को यूनेस्को की फर्स्ट 100 IUGS जियोलॉजिकल साइट्स में डाला गया है? तो कौन सी स्टेट है? ये है मेघालय। तो मेघालय स्टेट है, पार्ट सी इसका आंसर है। मेघालय स्टेट की जो ईस्ट खासी हिल्स हैं वहाँ पे आपको ममलू केव मिलती है, ईस्ट खासी हिल्स में। ठीक है, और ये जो यूनेस्को है ये क्या है, ये बेसिकली है क्या, ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये कब फाउंड की गई थी? 1945 में ये बनाई गई थी यूनेस्को। और ये जो आपकी ममलू केव है ये फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को में शामिल की गई है। ममलू केव जो है ये, इसके बारे में एक खासियत है कि ये 4th लॉन्गेस्ट केव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, 4th लार्जेस्ट केव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसकी बहुत सारी ओपनिंग है। और एक चीज़ और है, इसके अंदर एक पूल है, इसके अंदर एक पूल है जहाँ पे 5 रिवर्स का पानी जो है वो इकट्ठा होता है। ठीक है, अलग अलग रिवर्स का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है जो कि ममलू केव के अंदर है पूल। समझ में आ गया? ये 4th लॉन्गेस्ट केव है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को में शामिल की गई है, एनलिस्ट की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। Who among the following has been appointed as Deputy Election Commissioner? तो कौन है जो अपॉइंट किए गए हैं एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर? तो इसका आंसर है अजय भादु। आप किसी भी तरीके से इनके नाम को प्रोनाउंस कर सकते हैं, अजय भादु इनका नाम है, जो कि IAS हैं 1999 कैडर के, 1999 बैच के गुजरात कैडर के। ये पहले गुजरात वडोदरा म्यूनिसिपल कमिश्नर थे और अब इनको एज अ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इन विच स्टेट अ न्यू डिपार्टमेंट नेम पीस एंड नॉन वायलेंस विल बी फॉर्म्ड? तो किस स्टेट में एक डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया है रिलेटेड टू पीस एंड नॉन वायलेंस? तो एक बात बता दूं, पीस एंड नॉन वायलेंस को हम जनरली किन के साथ जो है वो संबोधित करते हैं, किन के साथ रिलेट करते हैं? तो ये है महात्मा गांधी के साथ। ठीक है, और महात्मा गांधी जो है वो किसके साथ रिलेट करते हैं? कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस सरकार इस बार कहाँ पे है? राजस्थान में। तो इसका आंसर है डी, राजस्थान में ये डिपार्टमेंट बनाया गया है, पीस एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, ये महात्मा गांधी के साथ रिलेट करता है, पीस एंड नॉन वायलेंस। चलिए आगे देखते हैं। विद विच कंट्री हैज़ इंडिया इंटर्ड इनटू अ कोलैबोरेट ऑन ज़ीरो एमिशन व्हीकल? तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने एंटर किया है, एक कोलैबोरेशन बनाया गया है जो कि ज़ीरो एमिशन व्हीकल है? तो ये है कैलिफोर्निया। इसका आंसर है पार्ट बी, कैलिफोर्निया के साथ कोलैबोरेट किया है इंडिया ने ऑन ज़ीरो एमिशन व्हीकल। चलिए आगे देखते हैं। In which city Prime Minister Modi has inaugurated world's first CNG terminal? तो किस सिटी में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनैगोरेट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट CNG टर्मिनल? तो इसका आंसर है भावनगर। भावनगर है गुजरात में, वहाँ पे वर्ल्ड का पहला CNG टर्मिनल बनाया गया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल बनाया गया है। आपको पता है ना, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अभी जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो गुजरात में बहुत कुछ हो रहा है। पिछले हमने सितंबर के और अक्टूबर के करंट अफेयर्स में भी देखा कि गुजरात में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर भी गुजरात है। गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर, मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो ये हैं PR श्रीजेश। पार्ट सी इसका आंसर है। PR श्रीजेश सेकेंड टाइम इन अ रो गोलकीपर ऑफ द ईयर बने हैं। और अगर वुमेंस की बात करूँ तो वुमेंस में सविता पुनिया जो हैं वो बनी हैं गोलकीपर ऑफ द ईयर। ओके, और ये जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर है लौसाने, स्विट्जरलैंड में। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल लिमिटेड? तो गेल लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? संजीव किशोर, संजय कुमार, अनिल चौहान या संदीप कुमार गुप्ता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, संदीप कुमार गुप्ता जो हैं वो बने हैं चेयरमैन एंड MD ऑफ गेल। तो इनसे पहले जो थे संदीप कुमार गुप्ता से पहले मनोज सिन्हा थे, जो अब चेंज हो गए हैं, मनोज सिन्हा चेंज हो गए हैं। और एक चीज़ और बता दूं आपको इसके बारे में कि ये जो गेल है ये किसके अंडर आता है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर ये आता है। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ कि गेल का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर ऑफ गेल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Who has been awarded Nobel Prize in Physics 2022 for quantum mechanics? क्वांटम मैकेनिक्स में नोबल प्राइज़ जो मिला है फिज़िक्स के लिए 2022 में, तो 2022 में तो वो किसको मिला है? वो इन तीनों को मिला है। इसका आंसर ये तीनों ही हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। पार्ट डी इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अभी जो हुए हैं नोबल प्राइज़ जो 2022 अक्टूबर में दिए गए हैं उसमें इन तीनों को फिज़िक्स के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अवार्ड दिया गया है। और किनके द्वारा दिया गया है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, वहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। और इनका बेसिक वर्क जो किया है वो क्या है? इनकी थ्योरी क्या बोलती है कि टू पार्टिकल्स जो हैं वो बिहेव करते हैं एज ए सिंगल यूनिट इवन व्हेन दे आर सेपरेटेड, अगर वो अलग भी हो जाएं। तो ये इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है इन फिज़िक्स। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड 2022 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री में किसको मिला है, किनको मिला है नोबेल प्राइज़ 2022 का? तो इसका आंसर भी ये तीनों ही हैं, इन तीनों को मिला है। इकोनॉमिक्स में भी 3 लोगों को मिला है, और ये जो तीनों हैं इसका आंसर है पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों को ये वो मिला है, ये तो राइट आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों का जो वर्क है वो है फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लिक, बायो ऑर्थोगोनल एंड ट्रायाजोल। अगर शार्पलेस की बात करूँ तो इनका जो वर्क है वो क्लिक है। ओके, मेल्डल की बात करूँ तो इनका जो वर्क है वो ट्रायाजोल है। और ब्रेटोजी का वर्क जो है वो है बायो ऑर्थोगोनल। इन तीनों ने अलग अलग चीज़ों की डेवलपमेंट के लिए वर्क किया है, और वो मैंने आपको बता दिया है, बायो ऑर्थोगोनल। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। UAE's मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हैज़ इनॉग्रेटेड हिंदू टेम्पल इन विच सिटी? तो UAE क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके जो मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस है उन्होंने एक हिंदू टेम्पल बनाया है, और किस सिटी में बनाया है? इसका आंसर है पार्ट ए, दुबई में बनाया गया है ये टेम्पल। और ये टेम्पल किस का जो टोटल एरिया है वो 70,000 का एरिया ये कवर करेगा। 70,000 स्क्वायर फीट का एरिया ये हिंदू टेम्पल कवर करेगा। और ये किसके पास बनाया गया है? एक पहले का वहाँ पे गुरु नानक दरबार है जो कि जैबल अली रीजन में है। जैबल अली रीजन में है गुरु नानक दरबार, उसके पास ही ये टेम्पल बनाया। और ये टेम्पल एक पुराना टेम्पल है, सिंध गुरु दरबार टेम्पल, उसी को एक्सटेंड किया गया है। सिंध गुरु दरबार टेम्पल जो है वो ओल्डेस्ट टेम्पल है यहाँ का।
ठीक है, ओल्डेस्ट टेम्पल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है सिंध गुरु दरबार टेम्पल, और उसी को एक्सटेंड करके ये नया हिंदू टेम्पल वहाँ पे बनाया जा रहा है, कहाँ पे, दुबई में। चलिए आगे देखते हैं। हु हैज़ टेकन ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस, तो किसने है तो कौन है जो डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस जो है वो बने हैं? संजीव किशोर, एम के गर्ग, अनिल चौहान या आर के गुप्ता? तो इसका आंसर है संजीव किशोर। पार्ट ए इसका आंसर है, संजीव किशोर बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस, और ये एक इंडियन और ये ऑफिसर हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस के, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ऑफिसर हैं। और अगर बात करूं ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस की, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑपरेटेड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन रन बाय द गवर्नमेंट। सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रन बाय द गवर्नमेंट भी है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑपरेटेड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी? ये आपकी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं संजीव किशोर। विच institution has unveiled a list of 50 exclusive and iconic heritage textile crafts of India? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने एनलिस्ट की हैं 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक टेक्सटाइल हेरिटेज क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया? तो ये है यूनेस्को। यूनेस्को ही होगा, क्योंकि यूनेस्को बेसिकली किसके साथ डील करता है? यूनेस्को है ही क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और टेक्सटाइल भी कल्चर ही प्रमोट करता है, टेक्सटाइल भी कल्चरल ही है। तो यूनेस्को की जो लिस्ट आई है उसमें 50 से ज़्यादा उन्होंने टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया को एनलिस्ट किया है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये जो यूनेस्को है, जब इन्होंने रिपोर्ट दी थी तो उन्होंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि ये जो साउथ एशिया है उसका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है वो चैलेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेंट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और इन्वेंट्री नहीं है, जिसकी वजह से कल्चर जो है, कल्चरल वैल्यूज़, कल्चरल हेरिटेज एक चैलेंज फेस कर रहा है। और बहुत सारी टेक्सटाइल्स को इसमें इन्होंने डाला है, जैसे कि टोडा एम्ब्रॉयडरी की बात करूँ, टोडा और सुनगुड़ी ये है तमिलनाडु की, टोडा और सुनगुड़ी ये तमिलनाडु की एम्ब्रॉयडरी है। चंबा का रुमाल इसमें एनलिस्ट किया गया है, चंबा रुमाल जो कि हिमाचल प्रदेश का है। हिन्नरू हैदराबाद का है। कुंभी वीव्स जो गोवा के हैं। इस तरह से बहुत सारी हैं, कुंभी वीव्स हैं गोवा की, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी हैं, 50 हैं ये टोटल, और बाकी भी हैं इसमें। और मेन मैंने आपको बता दी, टोडा, सुनगुड़ी, हिन्नरू जो है वो है हैदराबाद की, टोडा सुनगुड़ी तमिलनाडु की है, चंबा रुमाल ये हिमाचल प्रदेश का है, कुंभी वीव्स गोवा की हैं, ऐसे और भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस पार्टनर्ड विथ विच टेक्नोलॉजी कंपनी टू प्रमोट संस्कृत? तो ICCR जो है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसने किसके साथ, किस कंपनी के साथ जो है वो पार्टनर किया है और प्रमोट किया है संस्कृत को प्रमोट करने के लिए? तो इसका आंसर है गूगल। पार्ट सी इसका आंसर है, गूगल के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया गया है प्रमोट करने के लिए संस्कृत। तो एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो ICCR है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर कुछ बुक्स और अदर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। किसके लिए? संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत को जो है वो पढ़ें, संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ें। और संस्कृत लैंग्वेज को इन्होंने बोला है कि एज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, ठीक है। और इसमें जो ICCR जो गूगल के साथ पार्टनरशिप कर रहा है संस्कृत के लिए, तो इसमें 1 लाख हो गए, 1 लाख, 1 2 3 4 5, हाँ हो गए 1 लाख। 1 लाख जो संस्कृत वर्ड्स हैं वो गूगल को ट्रांसफ़र किए गए हैं, गूगल को दिए गए हैं, ताकि वो क्या करे, उसकी ट्रांसलेशन जो है थ्रू मशीन लैंग्वेज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन 1 लाख वर्ड्स को ट्रांसलेट करे अदर लैंग्वेजेस में। ओके, ICCR और गूगल के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है, जो कि रिलेटेड है टू एडवांस टेक गेन्स
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या और मशीन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी उसको एडवांस करने के लिए इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है। तो इसका आंसर है पार्ट सी गूगल। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च आसरा पेंशन स्कीम। तो कौन सी स्टेट है जिसने आसरा पेंशन स्कीम लॉन्च की है? तो इसका आंसर है पार्ट डी तेलंगाना। तेलंगाना ने आसरा पेंशन स्कीम लॉन्च की है जिसके अंडर ओल्ड पीपल जो हैं, विडोज़ जो हैं, गोड कम्युनिटी है, जो मतलब एड्स के जो पेशेंट हैं या फिज़िकली डिसेबल्ड जो लोग हैं वो, या बीड़ी वर्कर्स और भी बहुत सारे जो लोग हैं उस इसमें एनलिस्ट किए गए हैं जिनको कि पेंशन स्कीम जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। और ये जो पेंशन है ये पहले कम थी, ये अब ज़्यादा कर दी गई है। जैसे अगर मैं बात करूं जो कि फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए पहले ये 500 थी, 500 से 1500 थी, और उस 500 से 1500 थी जो कि चेंज होके इंक्रीज़ कर दी है 3000 के करीब उनको पेंशन दी जाएगी। फिज़िकली हैंडीकैप्ड या फिज़िकली डिसेबल्ड जिनको बोलते हैं उनको 3000 तक की पेंशन दी जाएगी। और जो बाकी लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए है पहले 200 से 1000 दी जाती थी, और जो कि चेंज होके अब 2016 इतनी पेंशन 2016 पेंशन जो है इतनी पेंशन जो है वो दी जाएगी हाँ बाय गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। चलिए आगे देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो ये आपको पता होगा कि हाई कोर्ट जो है वो जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख दोनों यूटीज़ के लिए वर्क कर रही है, तो इनका चीफ जस्टिस भी एक ही है दोनों का। तो कौन बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ JNK एंड लद्दाख? तो इसका आंसर है जस्टिस अली मोहम्मद मैग्रे। ठीक है, पार्ट ए इसका आंसर है जस्टिस अली मोहम्मद मैग्रे। वो बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी। आपको पता है कि हाई कोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1928। ठीक है, और ये जैसे पहले वर्किंग करती थी कि विंटर्स में जम्मू में आ जाती थी और समर्स में ये श्रीनगर में हो जाती, वैसे ही फंक्शनिंग इसकी अभी भी चल रही है। और पहले जो अली मोहम्मद से पहले यहाँ के चीफ जस्टिस कौन थे? वो थे पंकज मित्तल। ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ JNK थे एंड लद्दाख थे पंकज मित्तल। और टोटल जजेस कितने हैं इसके? 17 टोटल जजेस हैं 17, जिसमें से 13 जो है वो परमानेंट हैं और 4 एडिशनल जजेस हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख भी है अब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इसका आंसर है DY चंद्रचूड़। पार्ट बी इसका आंसर है DY चंद्रचूड़, जो अभी ही बने हैं। नवंबर में इन्होंने ओथ ली है और ये अपॉइंट 17 अक्टूबर को हुए थे। इनसे पहले UU ललित जो थे वो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, वो भी सितंबर मंथ में ही बने थे। सितंबर में वो बन के 1 महीना ही किया, उसके बाद DY चंद्रचूड़ बने हैं। एक बच्चे ने मेरे पिछले वीडियो में सवाल किया था कि DY चंद्रचूड़ जो है वो चीफ जस्टिस बने हैं। वो ज़रूर बने हैं चीफ जस्टिस, लेकिन वो अक्टूबर मंथ में बने हैं, सितंबर में UU ललित थे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। विच स्टेट इज़ द ओनली स्टेट टू अचीव जल जीवन मिशन टारगेट फॉर 2022। तो कौन सी स्टेट है जो कि ओनली स्टेट बनी है जिसने जल जीवन मिशन का जो टारगेट है 2022 का उसको पूरा किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। पार्ट ए तमिलनाडु इसका आंसर है। तमिलनाडु स्टेट है जिसने पूरा का पूरा जो टारगेट है जल जीवन मिशन का उसको कंप्लीट किया है। और एक चीज़ और बोली गई है कि 2024 तक वो पोर्टेबल वाटर सप्लाई भी जो है वो देंगे। पोर्टेबल वाटर सप्लाई भी 2024 तक वो देंगे। और ये जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और किसके अंडर लॉन्च किया था? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर ये लॉन्च हुआ था जल जीवन मिशन। तो यही जल जीवन मिशन में बहुत सारे टारगेट जो थे वो दिए गए थे, वो स्टैब्लिश किए गए थे। और ये टारगेट जो कंप्लीट करने वाली फर्स्ट स्टेट है वो है तमिलनाडु। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। विच एयरपोर्ट हैज़ स्विच टू 100% रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो कौन सा एयरपोर्ट है जिसने स्विच किया है 100% रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में? तो इसका आंसर है
पार्ट ए मुंबई एयरपोर्ट, इसी को बोला जाता है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसने 100% क्या किया है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ किया है, जैसे सोलर हो गया, सोलर एनर्जी होगी, हाइड्रो और विंड एनर्जी को यूज़ किया गया है। टोटली कम्प्लीटली ये ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी सोर्स इन्होंने अपनाया है। और कब से शुरू किया था इन्होंने, अप्रैल 2022 से इन्होंने ये जो इनिशिएटिव है वो लिया था, जो कि अब इनका कंप्लीट हो गया 100%। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि यही मुंबई एयरपोर्ट जो है ये एयरपोर्ट फर्स्ट इन इंडिया है टू लॉन्च हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाली फर्स्ट एयरपोर्ट भी यही बना है, मुंबई एयरपोर्ट। ओके, तो चलिए आज की जो MCQs हैं वो यही ख़त्म होते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ। यूट्यूब पे ना मैं इतना मतलब नहीं पढ़ाया हुआ है, मैंने क्लासरूम में जो है वो टीचिंग की है, क्लासरूम इन्वायरमेंट में पढ़ाया। तो आप मुझे जितना फीडबैक दोगे तो मुझे लगता है कि मेरी जो टीचिंग है वो कंप्लीट हुई है, कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करूं और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। जैसे 1 घंटा भर बोलते रहना, अकेले बोलती रहती हूँ, कंटिन्यूसली बोलते रहती हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता होता है कि आपको आगे समझ में आएगा भी कि नहीं आएगा। और मैं उस वीडियो को खुद 10 बार सुनती हूँ कि कहीं समझ में आ रहा है। अब मैं खुद ही सुनूंगी तो फिर मेरे को तो पता ही है, जो मैंने पढ़ाया मुझे तो ऑलरेडी आता है वो, ठीक है, आपका नहीं पता ना मुझे। मैं अपने आप को ही समझाती रहती हूँ तो थोड़ा मुश्किल रहता है। मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में आए। जैसे एक मेरी पिछली वीडियो थी, उसमें एक डिम्पल कुमार एक बच्चा है, उसने मुझे एक चीज़ बोली है कि मैम आप पेंसिल को यूज़ ना करें, अगर करना है तो अच्छे से करें, अदरवाइज़ बिल्कुल कुछ ना लिखें। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि मैं साफ लिखूँ, जितना भी लिखूँ। अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा वो भी मुझे बोलिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें तो मैं उनको देख लूँगी, तो फिर कोशिश करूँगी कि थोड़ा और अच्छा करूँ। एक बच्चा और है, मुझे नाम भूल गया उनका, पता नहीं, मेरी उसने कम्युनिकेशन की एक जो मेरी वीडियो है इंटरपर्सनल स्किल्स की, उसमें उसने मुझे सवाल पूछा था कि डिकोडिंग और रिसीवर में जो है वो कहता है कि डिकोडिंग पहले आती है, रिसीवर बाद में आता है। तो मैं उसका सवाल का आंसर वहाँ पे भी दे सकती थी, लेकिन वहाँ पे मैं इतनी अच्छे से एलेबोरेट नहीं कर पाती। तो अगर आपको ही डाउट रहे तो मेरी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या बात है कि डिकोडिंग जो होती है ना, वो डिकोडिंग आप ठीक कह रहे थे कि डिकोडिंग जो है वो रिसीवर के पास जाके होती है। देखो, मैसेज चैनल और रिसीवर के बीच में कुछ नहीं है, मैसेज चैनल और रिसीवर के बीच में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मान लो मैसेज चैनल है, एग्जांपल देती हूँ आपको मैं, मान लो यहाँ पे मैसेज चैनल है और ये जो है ये रिसीवर है, ठीक है, ये कौन है, रिसीवर, ये मैसेज चैनल है। अब इसके बीच में तो कोई है ही नहीं है। चैनल जो है वो खुद थोड़ी ना डिकोड कर देगा, चैनल कैसे डिकोड करेगा, चैनल डिकोड नहीं कर पाता है, ठीक है। वो बात अलग है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, जैसे कभी कभी इंटरप्रेटर लग जाते हैं बीच में, जैसे वो जो होता है लैंग्वेज, जब मतलब किसी और लैंग्वेज में किसी चीज़ को सुनना हो तो इंटरप्रेटर लगते हैं बीच में, वो अलग चीज़ है, वो एक्सेप्शनल केसेस है। लेकिन जब आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो तब मैसेज चैनल और रिसीवर के बीच में कुछ नहीं होता है। तो ये कहाँ, मैसेज चैनल खुद थोड़ी ना डिकोड करेगा, यहाँ पे डिकोड करेगा कौन। इस पोजीशन पे अगर मान भी लूँ कि यहाँ पे डिकोडिंग हो रही है तो यहाँ पे डिकोडिंग कौन करेगा, कौन डिकोड कर रहा है, डिकोड तो रिसीवर करना है ना, डिकोड किसने करना है, रिसीवर ने करना है, एट लास्ट तो रिसीवर को ही डिकोड करना है। तो इसलिए मैसेज पहले सेंड हो जाता है, रिसीवर के पास पहुंचने के बाद रिसीवर उसको इंटरप्रेट करता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है, और वो रिसीवर उसको डिकोड करता है। तो डिकोडिंग टेक्स प्लेस बाय द रिसीवर। इस चीज़ का ध्यान रखें कि रिसीवर जो होता है वो डिकोडिंग करता है, क्योंकि इस जगह में कुछ भी नहीं है, इस जगह में कुछ है ही नहीं है, तो डिकोडिंग कौन कर रहा है, तो रिसीवर डिकोडिंग करता है। रिसीवर के पहुंचने के बाद वो डिकोड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, बहुत एक नॉर्मल कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ। देखो मान लो आप किसी रॉ एजेंसी या किसी इस तरह की एजेंसी में काम करते हो, मतलब आप किसी भी खुफिया एजेंसी में अगर काम कर रहे हो, तो मान लो आप उसमें काम कर रहे हो और आपने किसी को कोई मैसेज देना है, ठीक है, कोई बड़ा आपका मतलब सीक्रेट मैसेज है, मान लो आपने उसको कोडिंग दे दी, कोई आपका मैसेज है उसको आपने कोडिंग दे दी, नेक्स्ट जैसे आप हो, ये मान लो आप हो, ठीक है, और आपने इस पर्सन को क्या करना है, मैसेज देना है,
और आपने वो सीक्रेट मैसेज है तो आपने कोडिंग की, उसको उस मैसेज को क्या कोड कर दिया, ABC। मान लो आपने ABC कोड कर दिया, यहाँ पे बीच में 1000 चैनल आ जाएंगे ना, 1000 चैनल आ जाएंगे ना, वो उस ABC को डिकोड नहीं करेंगे। वो उसको डिकोड कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपने जब ये रिसीवर, जिसको पता है ना इसे ABC का मतलब, वही उसको डिकोड करेगा। कौन डिकोड करेगा, जिसको इसका मतलब पता है कि ABC में क्या कोड दिया जाएगा। तो रिसीवर के पास जब वो चीज़ जाएगी तो वो इसको डिकोड करेगा, अच्छा ABC है, इसका मतलब है कि हमने ये वाला मिशन करना है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात, समझ रहे हो? कौन रिसीव करे, यहाँ पे चाहे जितने मर्जी चैनल होंगे, चैनल थोड़ी ना करके बता देगा कि ABC का क्या मतलब है, वो थोड़ा ना डिकोड करेगा। डिकोड कौन करेगा, रिसीवर डिकोड करता है। ठीक है, तो रिसीव होने के बाद डिकोडिंग होती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो बस यही है, और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनके भी सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चों के डाउट्स क्लियर होने चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। जो करंट अफेयर्स हैं अक्टूबर के, वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। आप बोल रहे थे JNK के करंट अफेयर्स पढ़ाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि JNK के करंट अफेयर्स भी अलग से लेके आऊँ। और अगर आपको 1 शॉट वीडियो चाहिए 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स की, तो वो भी कोशिश करूँगी कि उस पर भी कोई ना कोई वीडियो जो है वो आपको ज़रूर मिले। तो चलिए फिर आऊँगी किसी और लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय।